हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग एमपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए 24 नवंबर 2018 का जो पेपर 2 हुआ था गाइस, उसको हम लोग डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा और किस तरीके से आपको आने वाले एग्जामिनेशन, जिन लोगों का भी एमईएस मेंस का एग्जामिनेशन शेड्यूल है अभी कुछ ही दिनों में, उनके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूँ। क्योंकि हम लोग गो थ्रू करते गाइस। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो मॉक टेस्ट है हमारे, वो उसको अटेम्प्ट करके जाना है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी अपलोड हो चुके हैं। पेपर 1 एज पर द सिलेबस 100 क्वेश्चन, पेपर 2 एज पर द सिलेबस ऐसे मिलाते हो हमने 200 क्वेश्चन विद एडिशनल डेटा हमने आपको प्रोवाइड करके रखा है। इसको आपको पहले अटेम्प्ट करना होगा। इसको आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। गाइस, इंपॉर्टेंट है, सारे लेटेस्ट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे हैं, कहीं भी स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर सेशंस को देखना होगा, ठीक है, मान लो हमारा जो पेपर 1 था, ठीक है, उसी 2018 का जो पेपर 1 था उसके 1 to 50 क्वेश्चन और 51 to 100 क्वेश्चन ये अपलोड हो चुके हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके वॉच कर लेना गाइस। साथ ही साथ 2022 को जो भी रिसेंटली पेपर हुआ था पिछले साल, ठीक है, 29 अक्टूबर, उसका पेपर 1 देख सकते हो 1 to 50 क्वेश्चन, 51 to 100 क्वेश्चन, ये से 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया था। पेपर 2 एक ही सेशन में हमने कवर अप किया, ठीक है। ऐसे 200 क्वेश्चन हमारे कवर अप हो जाते गए 2022 के। साथ साथ 2019 के भी हमारे पास अवेलेबल है। हमने 5 पार्ट्स के अंदर पेपर 1 को और डिटेल में एक्सप्लेन किया था। 2019 का जो पेपर हुआ था 24 नवंबर को, और उसी के बाद जो है सेम पेपर 2 जो है हमने कंप्लीटली 1 to 100 क्वेश्चन एक ही सेशन में कवर अप करके रखा है। इसी के साथ आपको जो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको क्विकली गो थ्रू करना होगा सारे इंपॉर्टेंट सेशन, जो आपको चेक पॉइंट्स होते हैं बिफोर योर एग्जामिनेशन, इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहना होगा, ठीक है। इसमें हमने एक पीडीएफ अपलोड करके रखे, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट डेटा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट प्लस इंपॉर्टेंट आपके जो रिकमेंडेड सेशन है उसकी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड किए गए। वहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करते हो तो आपका ये सेशन ओपन अप हो जाएगा आपको यूट्यूब पे। ओके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, क्विकली आपको गो थ्रू कर लेना है। जितना मैक्सिमम आप करके जाओगे उतना ही आपको बेनिफिशियल रह चुका, क्योंकि अभी 2022 में काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को उसका फायदा हुआ था। ओके, और अगर आप हमारे सुपर एमसीक्यू कोर्स को, एमपीएससी सुपर एमसीक्यू कोर्स को मिस कर चुके हैं तो आप उसको अभी भी ज्वाइन कर सकते। जितना भी हमने डेटा इसके अंदर प्रोवाइड करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स, आप इसको जाके देख सकते हो गाइस। स्पेशली मैं आपको बताऊंगा डीजी सेट, पंप्स और एचवीएसी और रेफ्रिजरेशन प्लस इल्यूमिनेशन के आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये 40 क्वेश्चन में से मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, इसको डेफिनेटली ज्वाइन करने लगा। ये सुपर एमसीक्यू कोर्स को आपको रिसेंटली पिछले साल भी 50+ क्वेश्चन हमें 2022 में देखने को मिले थे। इसी के लिए आपको मैंने कूपन कोड भी आपको प्रोवाइड करके रखे गए। ऐसा नहीं है कि आपके 2 से 3 दिनों में एग्जामिनेशन है तो आप कर पाओगे या नहीं, डेफिनेटली आप कर पाओगे। जितने भी क्वेश्चन है क्विकली गो थ्रू हो सकता है, ठीक है। अगर आपने इसके पहले कोई महाजन को या फिर यूपीपीसीएल का कोर्स ज्वाइन करके रखा है तो आपके लिए स्पेशल कूपन कोड है। अगर आप फ्रेशली ज्वाइन करना चाहते हो तो 600 रुपीज़ में पूरे साल भर के लिए इसको क्विकली ज्वाइन करके सारे सेशन देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने इसमें 2 सेशन भी, 2 कोर्सेज भी आपको हमने फ्री करके, देखिए उनकी खुद की कॉस्ट 299 है। तो उसको ज्वाइन करना है, किस तरीके से प्रोसेस है सारी हमने डाल के रखी। अभी हम लोग क्विकली हमारे सेशन की ओर मूव ऑन करते हैं और अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। साथ साथ अगर आपको जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा इस आने वाले पीसीएमसी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, आपको ये हमारा प्रूवन कोर्स है जो हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट पूरे साल भर की प्रिपरेशन आपको सिर्फ 200 रुपीज़ में करा के देंगे। इसकी कंप्लीट डिटेल्स भी हमने डाल के रखी है। प्योरली आईबीपीएस और टीसीएस पैटर्न के ऊपर डिजाइन किया गया है। ओके, सो स्टार्ट करते हुए हमारे सेशन को गाइस पेपर 2 का हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। जो हमारा डायरेक्शनल ओवर करंट रिले रहता है वो किसके प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के लिए इसको प्रोटेक्शन के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो एक्सेसिव करंट फ्लो होता है हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको ये डायरेक्शनल ओवर करंट रिले ये हमारा प्रोटेक्ट, उसको ये सेंस करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। एक चीज बताना चाहता हूँ पेपर 2 की बात 2018, 2019 और 2022 के तीनों भी पेपर आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं गाइस। ओके, जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ बिल्कुल भी एक पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट डाउन करने होगा और कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट कि हमारे पास में जो डिफरेंशियल रिले है वो यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए किसके, ठीक है। डिफरेंशियल रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन करने के लिए डिफरेंशियल रिले यूज़ करते हैं हम लोग, इंटरनल फॉल्ट्स के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये इसका एप्लीकेशन भी होता है। अब देखिए, फंडामेंटल क्वेश्चंस काफ़ी सारे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली, हर एक पेपर 1 के सिलेबस में आपको 10 टॉपिक्स है और पेपर 2 के सिलेबस में आपको 10 टॉपिक है। उस हर एक 10 टॉपिक से आपको इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10 क्वेश्चन ऐसे मिलाते हो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी सब पॉइंट्स दिए उसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल रिले रहते हैं दीज आर यूज टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर कन्वेंशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले स्टैटिक रिले हैव द एडवांटेजेस ऑफ। अभी देखिए क्या पूछा गया है, जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले रहते हैं जहाँ पे हमारे पास सोलोनॉइड रहते हैं, कॉइल्स रहते हैं, ठीक है, मैकेनिकल प्लंजर्स रहते हैं, ठीक है, मैकेनिकल रहते हैं बेसिकली वो, ठीक है। तो स्टैटिक रिले में, ठीक है, जिसमें सेमीकंडक्टर चिपसेट का इस्तेमाल किया जाता है, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो उसका लोअर पावर कंजम्पशन है, कोई भी हमारे पास कॉइल्स के लिए वगैरह पावर रिक्वायर्ड नहीं रहता एज सच। मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसका कम है और उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। साइज़ में कॉम्पैक्ट है और काफ़ी क्विक ऑपरेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले चाहे जितना आप लोग ट्राई कर लो स्टैटिक रिलेज के करीबन नहीं आ सकती, क्योंकि काफ़ी क्विक ऑपरेशन रहता है स्टैटिक रिलेज का, इसलिए ये भी एडवांटेज हो गया। और दो हमारे एडवांटेज आ जाए तो हम लोग डायरेक्टली ऑल ऑफ दिस मार्क करके भी आ सकते हैं। मैं आपको ये ऐसे शॉर्टकट्स बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या, हम लोग तीनों चीज़ें पढ़ के बैठते हैं, ठीक है। होता क्या है कि दो है तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट होगा ही होगा। ओके, वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोचिंग मोर और लेस इज टू द आइडियल रिक्वायरमेंट, करेक्ट है। जो आइडियल रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके करीबन ही हमें स्टैटिक रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट जो होता है ट्रांसफार्मर में वो रिच रहता है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट जो ट्रांसफार्मर में इट इज रिच इन अ सेकंड हार्मोनिक्स, ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना होगा गाइस। मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट इन अ ट्रांसफार्मर इज रिच इन अ सेकंड हार्मोनिक्स, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following should have a low value for main contacts in a low voltage switching devices। इसमें बताया गया, इसमें मेन कॉन्टैक्ट जो होते हैं लो वोल्टेज स्विचिंग डिवाइसेस में, इसमें कौन से फैक्टर की वैल्यू जो है कम होनी चाहिए, तो होनी चाहिए कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे दो बीच में जो कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कम होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए गाइस, आपको पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा हाईली चांसेस है कि आप काफ़ी मैक्सिमम स्कोर कर सको, ओके। इसलिए आप मैक्सिमम सिलेबस को फॉलो कीजिएगा और सारे सब पॉइंट्स को अच्छी तरीके से बढ़ के जाइएगा, डेफिनेटली आपको स्कोर बूस्ट हो जाएगा, ओके। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बुकोस रिले इज एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांसफार्मर। देखिए काफ़ी बार हम लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का जो इंटरटर्न फॉल्ट रहता है, स्लो डेवलपिंग इंटरटर्न फॉल्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था हालांकि। The magnetizing inrush current in an unloaded transformer is maximum when the switch is closed and the voltage is passing through। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट रहता है अनलोडेड ट्रांसफार्मर में वो हमारा मैक्सिमम रहेगा जब हमारा स्विच क्लोज हो जाता है और जो वोल्टेज उसमें से पास हो रहा है वो हमारा जीरो रहेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कंडीशनल बेस्ड आपको ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैग्नेटाइजिंग करंट इन अ ट्रांसफार्मर कॉज ड्यू टू ओवर वोल्टेज इज रिच इन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा दूसरा है। जो मैग्नेटाइजिंग करंट रहता है ट्रांसफार्मर में ओवर वोल्टेज के कारण जो प्रोड्यूस होता है वो उसका जो हार्मोनिक कॉन्टेंट है उसमें कौन सा द डोमिनेंट हार्मोनिक्स रहता है, तो वो है हमारा थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों भी क्वेश्चन इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है और वो आपको ध्यान में रखना होगा। काफ़ी कबार हम लोग पैटर्न को समझ के जाते हैं, काफ़ी जगह हम लोग रटे रटाए क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाते हैं और सेकंड की जगह थर्ड, थर्ड की जगह सेकंड ऐसे मार्क करके आ जाते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ अ शॉर्ट टाई लाइन फेड एट बोथ एंड फॉर प्रोटेक्शन, शॉर्ट टाई लाइन फेड एट बोथ एंड्स, जो एक शॉर्ट लाइन है दोनों एंड से फीड की गई है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए मोर रिले जो है हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये इसको इस्तेमाल करने का एक ही कारण है जनरली कि जो पावर स्विंग्स रहते हैं उसके कारण काफ़ी लेस ससेप्टेबल रहता है और हमारा काफ़ी लेस अफेक्ट होता है ड्यू टू दिस पावर स्विंग्स। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विथ रेफरेंस टू द प्रॉब्लम ऑफ पावर सिस्टम स्विंग फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ EHV लाइन्स। अगर हम लोग पावर सिस्टम स्विंग्स की प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं, EHV लाइन की प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं विथ रेफरेंस टू द प्रॉब्लम ऑफ पावर सिस्टम स्विंग्स, ठीक है, तो इस केस में स्टेटमेंट्स बताए गए, मोर रिले जो है विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री वो हमारा एक बेस्ट चॉइस रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमें पूछा गया था पेपर 2 में, ठीक है। पावर सिस्टम में जो स्विंग्स होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ EHV लाइन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस केस में हम लोग प्रिफरेबल रिले रहेगा हमारा मोर रिले जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंगल रहेगा 60 डिग्री, ओके। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉल्ट लोकेशन इन HV केबल इज डन बाय, हाई वोल्टेज केबल में जो फॉल्ट लोकेशन है किसके द्वारा पता किए जा सकते हैं, पार्शियल डिस्चार्जिंग स्कैनिंग टेस्ट, ओके। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। तो जो हाई वोल्टेज केबल में फॉल्ट लोकेशन है वो हम लोग पार्शियल डिस्चार्ज स्कैनिंग टेस्ट के द्वारा भी पता कर सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट सर्किट रेशियो ऑफ एन HVDC ग्रिड इज, ठीक है, HVDC ग्रिड का जो शॉर्ट सर्किट रेशियो है वो क्या है, वो हमारा शॉर्ट सर्किट MVA एट अ कन्वर्टर बस रेटेड DC पावर मेगावाट. Basically, the short circuit ratio of an HVDC grid is the short circuit MVA at the converter bus rated DC power megawatt. Option D will be the correct answer in this case. काफ़ी likely chances है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको इस साल में भी पूछे जा सकते हैं, बट आपको तीनों भी साल के, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अराउंड आपके पास अगर हम लोग देखे गए तो 600 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है. उन सारे 600 क्वेश्चन को एक बार ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूँगा 100%. बाकी कुछ चीज़ें करो या ना करो, बट लेकिन इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू करके जाना होगा आपको, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम टू फॉन्ट ऑफ एन इम्पल्स वोल्टेज वेवफॉर्म इज डिफाइंड एज. उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1.25 टाइम्स द इंटरवल बिटवीन 0.1 to 0.9 ऑफ अ पीक वैल्यू, ठीक है. ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है. स्टैंडर्ड इम्पल्स वेव से जो ये क्वेश्चन बन चुका था हमारा. ओके, बढ़ते हुए बना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्विकली. IC 61004-15 डिफाइंस द मेथोडोलॉजी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर. तो IC 61004-15 ये क्या डिफाइन करता है, ये हमारा डिफाइन करता है मेजरिंग फ्लिकर, ठीक है. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. फ्लिकर से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स है, नॉर्म्स है, ये हमारा IC बताता है. ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. जब देखिए IC, IEEE, BE, ठीक है, NM, SEEE, ये सारे जो अलग अलग फुल फॉर्म्स होते हैं, ये एब्रिविएशन के फॉर्म में आपको एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, तो उनको भी एक बार गो थ्रू करके जाना होगा. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन इज टू, ठीक है. इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का पर्पस क्या रहता है, क्या इसका कारण है, ठीक है. इसके कारण जो है, ये जो इंसुलेशन प्रॉपर जो है ग्रेडिंग होता है to grade the insulation of different power apparatus and overload lines such as that the least important apparatus fails and the most important one is protected to the highest level. देखिए, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब यह है कि सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं ओवरहेड लाइंस में, कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट apparatus है वो फेल हुआ तो भी चलता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट apparatus है वो हमारा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है. तो ये हमारा है इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का पर्पस, मेन पर्पस. ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीरीज कैपेसिटिव कॉम्पेंसेशन जो है EHV ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है. ये हम लोग स्टेबिलिटी जो है सिस्टम के, उसको इंप्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, सीरीज कैपेसिटिव कॉम्पेंसेशन इन EHV ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड. एक ऐसा क्वेश्चन बना था गाइस, मोस्ट एक्यूरेट और वर्सेटाइल मेथड जो है रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन को अचीव करने के लिए, वो है हमारा बाय स्विच्ड कैपेसिटर विद अ कंट्रोल्ड रिएक्टर. स्विच कैपेसिटर बाय कंट्रोल रिएक्टर के द्वारा हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन अचीव कर सकते हैं. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप टेस्ट फॉर अ ट्रांसफार्मर. देखिए, इसकी भी लिस्ट मैंने आपको सुपर एमसी के कोर्स में प्रोवाइड करके रखी है. जो टाइप टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का, तो वो है हमारा लाइटिंग इम्पल्स टेस्ट. ये हमारे टाइप टेस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है. इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 इंपॉर्टेंट जो टेस्ट रहती है, वो आपको मैंने इसके अंदर लिस्ट जो आपको प्रोवाइड करके रखी है, वो एक बार गो थ्रू करके जाना, यहाँ पे बन जाता है एक नया क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोल्टेज डिप कैन नॉट बी कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए, पावर क्वालिटी में जो इश्यूज होते हैं वो होता है हमारे पास, सबसे पहले तो वोल्टेज डिप, सैग एंड स्वेल हम लोग जिसको कहते हैं, ठीक है. तो जो वोल्टेज डिप है वो किसके कारण नहीं हो सकता है, ऐसे में पूछा गया, ठीक है. तो जो कैपेसिटी स्विचिंग के कारण ये नहीं हो सकता. अगर हमारे पास लोकल या फिर रिमोट फॉल्ट होते हैं, लार्ज लोड को अगर हम लोग ये करते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप डाउन हो जाता है हमारा. इंडक्टिव लोडिंग के कारण भी हमारा वोल्टेज डिप का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, बट कैपेसिटिव स्विचिंग हमारा इसमें से कोई कारण नहीं है. Next question is which when a supply voltage has been 0 for a period of time in excess of 1 minute, the long duration voltage variation is considered as, ठीक है. जब हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो 0 है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एक्सेस ऑफ 1 मिनट, जो लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन उसको कंसिडर करेंगे सस्टेन्ड इंटरप्शन. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. इसी के साथ आपको सैग्स और स्वेल को जो मैंने ऑलरेडी बताया था गाइस, उसकी वैल्यूज ध्यान में रखना होगा. जो सैग्स रहते हैं उसका मतलब रहता है कि जो हमारा वोल्टेज या फिर करंट है, ये 0.1 से लेके 0.9 पर यूनिट के बीच में डिप हो रहा है, और जो पावर फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन है इसका रहेगा 0.1 से लेके 1 मिनट के बीच में. ओके, और स्वेल की अगर हम लोग बात करें तो ये 1.1 से लेके 1.8 तक रेंज करता है. ओके, और उसका जो पावर फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन रहता है, ये रहता है हमारा 0.5 साइकिल से लेके, ये 0.5 साइकिल था, 0.5 साइकिल से लेके 1 मिनट के बीच में. दोनों भी वैल्यूज ध्यान में रखना होगा. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर फैक्टर जो पूछा गया था 100 मिल का कितना है. 100 मिल का पावर फैक्टर रहता है 0.5. ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. क्यों कम रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंडक्टेंस का डोमिनेंस रहता है ड्यू टू द मशीन्स, इंडक्शन मशीन्स. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द अल्टरनेट मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन का इसमें से कौन सा अल्टरनेट मेथड है, वो है सारे। यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, विंड मिल जनरेटर सेट या फिर टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करते तो हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं और रेन्यूएबल सोर्सेज के माध्यम से हम लोग जो कन्वेंशनल सोर्स से एनर्जी आती है उसको हम लोग कम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो पावर फैक्टर में इंप्रूवमेंट होता है उसके कारण क्या होता है, उसके कारण हमारे जो लॉसेस है वो हमारे कम हो जाते हैं। ठीक है, सेम लॉसेस कम होने के कारण हमारे पास जो ट्रांसमिशन टावर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर के जो कंडक्टर रहता है उसके वेट कम हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हमारी कॉस्ट के इस कारण जो कॉस्ट है हमारी ये सारी रिड्यूस हो जाती है। मैं काफ़ी क्विक और शॉर्ट वे में आपको एक्सप्लेन कराऊंगा क्योंकि आपको पता है पावर फैक्टर के कारण काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। पावर फैक्टर बढ़ता है या घटता है तो उसके कारण हमारे पास सिग्निफिकेंटली हमारे ट्रांसमिशन टावर का जो कंडक्टर रहता है, ठीक है, जो हमारे पास बस बास रहते हैं, कंडक्टर्स रहते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस होती है, उसका वेट हमारा बढ़ जाता है, पावर फैक्टर अगर हमारा कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उतना ही पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास में लार्ज नंबर ऑफ डायमीटर ऑफ कंडक्टर लगता है। सिग्निफिकेंटली सबसे एंड पे वो किस पे आता है बात, वो आती है कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें में कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। ओके, तो लॉसेज अगर हम लोग कम कर सके तो हमारी कॉस्ट भी हमारी कम हो जाती है और हमारी एफिशिएंट वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो हाई टेंशन कंज्यूमर है, ठीक है, उसका पावर फैक्टर कितना मेंटेन होना चाहिए, 0.9 से लेके 0.99 के बीच में इसका पावर फैक्टर मेंटेन होना चाहिए हाई टेंशन कंज्यूमर का। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडक्शन मोटर लो पावर फैक्टर इज ड्यू टू, ठीक है, इंडक्शन मोटर में लो पावर फैक्टर किसके कारण आता है, इट इज ड्यू टू द लो लोड। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके, अब देखिए लो पावर फैक्टर, अगर आपने देखा होगा इंडक्शन मशीन अगर फुल लोड पे ऑपरेट होती है, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा पावर फैक्टर मेंटेन करके देते हैं। इन केस ऑफ अ लाइट लोड उस केस में 0.2 से लेके हमारे पास 0.3 तक भी हो जा सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना होगा, इसलिए हम लोग फुल लोड पे ही जनरली मशीन्स को ऑपरेट करते हैं। लो लोड पे रहेगा, ऐसा नहीं कि हम लोग लो लोड पे लगाते हैं तो उसका पावर फैक्टर काफ़ी इंप्रूव रहेगा, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पावर फैक्टर हमारा लो रहता है उस केस में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट्स आर टू। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कि हम लोग लॉसेस को पता कर सके, ऑप्टिमम यूज जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का वो हम लोग चेक कर सके, सजेस्ट करें कि अल्टरनेट वे से कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज पे रिलाय ना रहते हुए, कन्वेंशनल के ऊपर रिलाय ना रहते हुए, किस तरीके से हम लोग रिन्यूएबल के ऊपर सोर्सेज करें या फिर और कौन से हमारे पास में फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करने के वेज एंड मीन्स है करके। तो ये हमारा इसलिए इसका एनर्जी ऑडिट का हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप सारे क्वेश्चन जो है गाइस आप पढ़ते ही समझ लिया होंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है लो पावर फैक्टर का, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे केवीए रेटिंग बढ़ जाती है। ठीक है, हमारी केवीए रेटिंग हमारी बढ़ जाती है अगर हम लोग ट्राई करेंगे कि cos phi 1 नियर टू यूनिटी रहे, ठीक है, तो हमारा किलोवाट एक्टिव पावर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, अगर जिस तरीके से cos phi कम हो जाता है तो हमारा केवीआर बढ़ जाता है। ठीक है, केवीआर बढ़ गया तो हमारा जो स्टैंडर्ड रेटिंग है वो हमारी बढ़ जाती है। लार्ज केवीए रेटिंग के हमारे पास ट्रांसफार्मर्स की वगैरह रिक्वायरमेंट लग जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द कन्वेंशनल वेज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। ठीक है, कन्वेंशनल वे पूछे गए, एक तो रहता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन या है हमारा थर्मल पावर स्टेशन। काफ़ी लिस्ट रिलायबल है हम लोग टाइडल के ऊपर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर फैक्टर हम लोग किसकी तरह इंक्रीज कर सकते हैं। पावर फैक्टर के ऊपर अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। पावर क्वालिटी प्लस आपको जो है पावर फैक्टर या फिर फैक्ट्स डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो आप एक बार प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। पावर फैक्टर हम लोग सीरीज का, हम लोग कैपेसिटर अगर हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं लोड के साथ तो हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो जनरली जो डोमिनेंस रहता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंसेस का ही रहता है पावर सिस्टम में। ठीक है, ड्यू टू द इंडक्शन मशीन्स एंड व्हाट। तो कैपेसिटर्स अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं लोड के साथ, ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटर तो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। हालांकि हम लोग स्टैटिक कैपेसिटर, फेज एडवांसर्स हो गया, सिंक्रोनस कंडेंसर्स को अगर हम लोग यूज़ करते हैं, अगर नो लोड पे चलाते हैं हम लोग सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, और एक्साइटेड मोड में, तो हम लोग उसका पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। उसका पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस करके भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंज्यूमर इज taking load of 20 kilowatt at a power factor of 0.8 lagging. Find the rating of capacitor to raise the power factor to 0.95. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू P इंटू tan phi 1 माइनस tan phi 2। ओके, तो एक्टिव पावर कितना है हमारा 20 किलोवाट का मल्टीप्लाइड बाय tan phi 1। ठीक है, तो tan ऑफ phi 1 मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ 0.8 माइनस tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ 0.95। करेक्ट,
0.95। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आता है गाइस हमारे पास में, ठीक है, तो वो आता है 20 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो वैल्यू निकल के आता है ये आता है 0.4261 विच इज़ इक्वल्स टू 8.43 kVAR। आप इसको अल्टरनेट वे से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता दिया। इसके इसी के जैसा हमने क्वेश्चन का एक सेशन में ऑलरेडी ले चुका है। सो अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो डेफिनेटली मुझे पूछेगा, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव सेंसिटिविटी जो है अपने आंखों की वो मैक्सिमम रहते हैं कौन से वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है, जो एंगस्ट्रॉम में यूज मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो हमारी 5500, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी है हमारे आंखों की, ठीक है, वो हमारे पास में 5500 एंगस्ट्रॉम के ऊपर, ठीक है, जो ग्रीनिश कलर के रीजन में आता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द लैम्प, अभी हमारे पास एलिमिनेशन के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। द लैम्प कैनॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज, ठीक है, कौन सा लैम्प जो है वो फ्लक्चुएशंस को सस्टेन नहीं कर सकता, हमारा इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाए। इनकैंडेसेंट बल्ब में पावर फैक्टर जो है हमारा वो हमारा यूनिटी रहता है गाइस। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएशन इन ल्यूमेन पर वैट विच चेंजेस इन अ वोल्टेज फ्रॉम 0 to 120%, ठीक है। अगर हमारे ल्यूमेन पर वैट में वेरिएशन होता है, ठीक है, विच जिसके कारण हमारा वोल्टेज जो चेंज होता है 0 to 120% में, तो उस केस में हमारा जो है वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इट इंक्रीजेस एज वोल्टेज इंक्रीजेस। मतलब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, वोल्टेज फ्रॉम 0 to 120% हो जाता है, तो उस केस में हमारे जो वेरिएशंस आएंगे ल्यूमेन पर वैट में वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी हमारा इंक्रीज होगा क्योंकि हमारा वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोडियम वेपर लैम्प कंसिस्ट ऑफ अ इनर बल्ब ऑफ अ स्पेशल ग्लास कंटेनिंग द सोडियम एंड इनर्ट गैस एट अ प्रेशर ऑफ डैश Hg, ठीक है। तो जो सोडियम वेपर लैम्प में इनर बल्ब रहता है स्पेशल ग्लास का, ठीक है, तो उसमें जो इनर्ट गैस का प्रेशर कितना रहता है 1.5 mm ऑफ Hg का, ठीक है। Hg मतलब होता है मर्क्यूरी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ लैम्प्स हैविंग अ हाईएस्ट इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी, इनमें से कौन से लैम्प की हाईएस्ट इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी है, तो है हमारी सोडियम वेपर लैम्प। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गलती करके मत आना गाइस, जो ऑप्शंस में रहता है उसको आप अच्छी तरीके से देख करके आएगा, क्योंकि काफ़ी कबार क्या दूसरे भी ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग सोडियम वेपर का ही माइंड में रख लेते हैं। ऐसे बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। ल्यूमेन पर वैट में हम लोग एफिशिएंसी मेजर करते हैं, ध्यान में रखना होगा। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, लैम्प एफिशिएंसी जो है ल्यूमेन पर वैट में CFL की कितनी है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प की, वो रहती है 70। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके सिग्निफिकेंट चार्ट मैंने यूट्यूब पे भी आपको प्रोवाइड करके रखा है, वहाँ से भी आप गो थ्रू करके जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है इनर ट्यूब ऑफ सोडियम वेपर का, ठीक है, वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना रहता है, तो वो रहता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड में। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इनर ट्यूब ऑफ सोडियम वेपर लैम्प। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लेयर जो है, ठीक है, आंखों के ऊपर जो ग्लेयर आती है, आपने देखा होगा काफ़ी बार आपने रात में ड्राइव करते होगे तो ऑनकमिंग ट्रैफिक से अगर वो अपर लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने आंखों पे रोशनी आने के कारण हमें आगे का दिखाई नहीं देता है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लेयर। तो अगर हम लोग डिफ्यूजर्स का इस्तेमाल करते हैं, हाइट जो है लैम्प की बढ़ा देते हैं, या फिर रिफ्लेक्टर्स को प्रॉपरली सेट करते हैं सर्टन एंगल पे, तो हम लोग ग्लेयर को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आजकल के जो हाई एंड कार्स होती गई, जैसे कि मर्सिडीज BMW हो गया, ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लो कार आ रही है एक प्रॉपर, ठीक है, तो वहाँ पे उतना ही सिलेक्टिव एरिया जो है बीम फोकसिंग के माध्यम से वो एलिमिनेट करते हुए जाती है, ठीक है, सो दैट ऑनकमिंग ड्राइवर्स के ऊपर जो है ये नहीं आता है, ठीक है, ग्लेयर नहीं आता है। तो ये प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स और कंट्रोल्ड LEDs का इस्तेमाल करके ये एलिमिनेट किया जाता है। काफ़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी होते हैं, मतलब इतना ही हमारे पास प्रकाश देखने को मिलता है। आगे वाला जो ड्राइवर आ रहा है, मान लो हम लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो सिलेक्टिव हमारे पास एलिमिनेशन होता है एलिमिनेशन का, ठीक है, ये काफ़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी है हालांकि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, एक मटेरियल से अनदर मटेरियल में जाता है लाइट, तो उसका वेलोसिटी और एंगल दोनों भी चेंज हो जाता है, ठीक है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग ये बता सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिसीजन वर्क के लिए इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड कितना रहेगा, वो रहेगा 500 से लेके 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। मैं अभी भी बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन, ठीक है, अभी से आपको प्रिपेयर हो सकते हैं इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर हमारा यूट्यूब का सेशन प्लस हमारे कोर्स का सेशन दोनों भी देख लेते तो, ठीक है, या फिर इल्यूमिनेशन का यूट्यूब पे भी सेशन दाखिल, एटलीस्ट उसको तो भी प्रिपेयर करके जाना गया। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डेटा मैंने वहाँ पे देख रखा है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। जो हमारा मेन पार्ट से डीजी सेट का नेक्स्ट पार्ट आ चुका है, डीजल जनरेटर सेट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो मेन पार्ट है डीजी सेट के, वो कौन से हैं, उसमें गाइस हमारे पास इंजन भी रहता है, अल्टरनेटर भी रहता है और एक्साइटर भी रहता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है।
उसके अंदर हमारे पास में बैटरी चार्जर, कंट्रोल पैनल और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, फ्यूल सिस्टम वगैरह हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं डीजी सेट में। ओके, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ गाइस, अभी हमने जो एक क्लास 1 का एक रिक्रूटमेंट आया था, ठीक है, एमपीएससी का, ठीक है, जो प्रमोशन बेस पे होता है या फिर हम लोग कह सकते हैं जो डिपार्टमेंटल का होता है। ओके, तो उसमें से जो डीजी सेट, एचवीसी और हमारे पास पम्प्स एंड फैन से जो क्वेश्चन बना था, अभी एक एग्जामिनेशन हुआ था क्लास 1 के लिए, ठीक है, अभी आपको पता होगा। तो उस केस में जो क्वेश्चंस बने थे गाइस, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हमने 3 टॉपिक पढ़ाए थे, ठीक है, इस सुपर एमसीक्यू कोर्स से, जिन एस्पिरेंट्स ने, ठीक है, जो उसको रेफर किया उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो जो 3 टॉपिक स्पेशली वहाँ से कहीं पे भी आपको मिस नहीं करना है गाइस, ठीक है, मैं आपको हार्डली रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंक्रोनस स्पीड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, काफ़ी फंडामेंटल सा क्वेश्चन था। 120 इंटू एफ बाई पी, जहाँ पे एफ होती है फ्रीक्वेंसी, पी होती है नंबर ऑफ पोल्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक नॉर्मल डीजी सेट जो है इट मस्ट बी सीपीसीबी कंप्लाइंट, ठीक है। सीपीसीबी का मतलब कहते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंप्लाइंट होना चाहिए। उसकी नॉइस लेवल कितने होनी चाहिए, 75 डेसिबल एट 1 मीटर्स पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर जो है हमारा डीजल जनरेटर सेट का, वो किसके द्वारा फिल किया जाता है, कूलेंट रहता है गाइस, ठीक है, कूलेंट और नॉर्मल वाटर रहता है। नॉर्मल वाटर के साथ देखिए कूलेंट हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर काफ़ी कम है, ठीक है, वो उसका जो है इवापोरेशन ना हो जाए, ठीक है, बॉयल जल्दी हो जाता है, ठीक है, इसलिए प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग उसमें कूलेंट भी मिलाते हैं, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफिशिएंसी जो है डीजी सेट के, डीजल जनरेटर सेट की, उसकी क्या रेंज रहते हैं, 40 से 45 के बीच में रहता है इफिशिएंसी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का तो जो बस बार टेम्परेचर राइज है डीजी सेट में, वो किसके द्वारा प्रोपोर्शनल लेता है, वो है हमारे पास 1/a² से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस साल भी पूछे जाने के चांसेस है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बस बार टेम्परेचर राइज इन अ डीजी सेट इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो बस बार टेम्परेचर राइज होता है वो किसके द्वारा प्रोपोर्शनल है, वो इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, डीजी सेट्स में जो बस बार में होता है, ठीक है, डीजी सेट में बस बार में क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उसमें थर्मल स्ट्रेस भी देखने को मिलता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस भी रहते हैं, दोनों रहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम लोग डीजल जनरेटर सेट को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं विथ यूटिलिटी ग्रिड, ठीक है, जहाँ से आपके घर पे सप्लाई आता है मान लो, उसके साथ डीजी सेट को सिंक्रोनाइज करते हैं, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उस केस में वोल्टेज जो है डीजी सेट का सेम होना चाहिए यूटिलिटी के साथ में, फेज सीक्वेंस तो सेम होना ही चाहिए विथ यूटिलिटी ग्रिड, फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, तो हमारे तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पैरेलल ऑपरेशन का एक हमारे क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, विच इंडियन स्टैंडर्ड is related to the alternating current generator driven by internal combustion engine, उसका स्टैंडर्ड है IS 13364। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया गया क्विकली। इसका जो पार्ट 2 है, ठीक है, जिसके कारण हमारे कंप्लीट 50 क्वेश्चंस हमारे कवर अप हो जाएंगे, मतलब कि 2018 से लेकर 2019 तक हमारे कंप्लीटली क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर वो भी आपको जल्दी से जल्दी चाहिए होगा आज या कल में मैक्सिमम, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। हमारे चैनल कोचिफायर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। रिसेंट टेलीग्राम चैनल्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग जहाँ पे इंटरेक्टिव डिस्कशन करते हैं, यहाँ से आपको मैंने लिंक दे के रखिए, आप जाके देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज। मॉक टेस्ट अटेंड करना होगा तो ऐप हमारा डेफिनेटली डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।